हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके में। आज हम लोग यूपी पैट के यूपी पैट के हिंदी सेगमेंट में जो आपका पैराग्राफ वाला, जो कॉम्प्रिहेंशन वाला आपका जो पार्ट है, उस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे। और ये आपका 10 मार्क्स का पोर्शन है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टेड होने वाला है। हम लोग ये समझेंगे कि आखिर कम समय में और कॉम्प्रिहेंशन से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये मार्क्स ना सामने क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ें दिए होते हैं, तो ये 10 मार्क्स आपको थोड़ी सी सजगता बरतने से आप पूरे 10 में 10 मार्क्स ला सकते हैं। 10 में 10 मार्क्स ला सकते हैं अगर आप थोड़ी सी भी सटीकता और थोड़ा सा भी रिवीजन कर लेते हैं तो। बट रिवीजन करना पड़ेगा, अन्यथा आप थोड़ी सी पैराग्राफ पढ़ने में और सवाल पढ़ने के बाद फिर आंसर देने में चूक हो ही जाती है। तो इसलिए आपको मेरे साथ रिवीजन करना है, पढ़ना है। आप बने रहिए, हम आपके पूरे ये हिंदी का जो पैराग्राफ वाला अपठित गद्यांश वाला पोर्शन है उसको आज कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात और, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी पैट की एग्ज़ाम डेट निर्धारित कर दी गई है 20 अगस्त को। वैसे ये 19 अगस्त को पहले घोषित की गई थी, लेकिन 19 को ये मुहर्रम पड़ रहा है, जो यूपी SSC के प्रवीर यूपी SSC आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में, नए नियुक्त किए गए हैं। तो ये प्रवीर कुमार सर इन्होंने कहा कि 19 अगस्त को शायद कोई त्यौहार पड़ रहा है, मुहर्रम, इसलिए उन्होंने ये डेट बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी है। तो आप लोगों के पास अब टाइम नहीं है, हम लोगों को कंटिन्यू पर डे ये जो 45-46 दिन का समय अपने पास बचा हुआ है, इन्हीं 45 दिन में सटीकता के साथ तैयारी करनी है, सही रणनीति बनाकर, और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको कंटिन्यूटी बनाकर रखना है। बाकी का जीएस वाला जो पोर्शन है, पहले ही आपको बताया था, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपको पूरा कंप्लीट कराऊँगा। और यहाँ पर आपको कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री में ये आप लोगों के साथ हम तैयारी करवाएंगे आप। चलिए देखते हैं ये गद्यांश नंबर 1। तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं, और जो समय के पाबंद हैं, सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है, वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना, ये शायद यहाँ से कट गया है, टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है। शीघ्रता से संपन्न करना तत्परता के दो
सही है दोस्तों, ये यहाँ से हट गया है। शीघ्रता से संपन्न कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं, दो प्रमुख उपादान हैं। तो हमेशा पैराग्राफ को पढ़ते समय जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। इसमें क्या है कि पैराग्राफ पढ़ते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी फैक्ट दिए हुए हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए, और जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जो वहाँ उसका आपका शीर्षक बताता है, जो उसका मुख्य अर्थ संदर्भित करता है, जिसको आप संज्ञा के नाम से समझें, जो विशेष है, जिसके बारे में ये बात कही जा रही है, और ये समझने का प्रयास करें कि किसके बारे में लेखक जो है वो समझाने का प्रयास कर रहा है। और ये तो हमने पढ़ाने के संदर्भ में फर्स्ट टाइम आपको पैराग्राफ पढ़ा है। वैसे मेरी रणनीति ये रहती है हमेशा, पहले मैं क्वेश्चंस देखता हूँ, क्वेश्चंस करवाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद आप पैराग्राफ पे जाइए, तो आप समझ पाएंगे कि किन शब्दों को मैं पकड़ना है बहुत आसानी से। अभी हम बताएंगे आपको नेक्स्ट गद्यांश में, इसमें हम आपको बता रहे हैं। जैसे अब एक सरसरी निगाह आप क्वेश्चन पर डाल लीजिए, जैसे उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, जिसमें ऑप्शन ए कार्यकुशलता व कार्य उपयोगिता, और सी, ये आपका ऑप्शन सी है, कार्य कुशलता। कार्य कुशलता, उसके बाद जागरूकता, और ये डी ऑप्शन आपका है, जागरूकता। तो इन्होंने कहा है कि उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? शीर्षक इसका हो जाएगा कि देखिए, तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। ये फर्स्ट लाइन को ही आप देखिए, इस लाइन को देखिए, तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, तो ये इसका शीर्षक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बताना चाह रहा है। किसके बारे में? तत्परता के बारे में, क्योंकि तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। लेखक कहना चाह रहा है कि तत्परता, निरंतरता, मतलब कि अगर हम कंटिन्यूटी के साथ किसी कार्य को लगातार प्रयासरत रहते हैं तो हम उसमें निश्चित तौर पर सफल हो जाते हैं। तो ये कहने चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति तत्परता के साथ अपने कार्य को करता है तो वो उसकी मूल्यवान संपत्ति है। तो ये तत्परता के बारे में बता रहा है, तो जो इसका अवतरण शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा कार्य तत्परता, वो हो जाएगा इसका कार्य तत्परता सी। ये यहाँ पर कार्य कुशलता नहीं, कार्य तत्परता ही था, ये इस पे आप देख पा रहे होंगे। अगला सेकंड क्वेश्चन, जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? तो लेखक क्या कहना चाह रहा है, शीर्षक में क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो चार आप हमको ऑप्शन दिए गए हैं, कार्य की आर्थिक समझ, जागरूकता, अनुशासन और तत्परता, और ये कह रहे हैं कि जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए, वो पहली लिखा है तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। तो जीवन में सफल होने के लिए बहुत जोर देकर लेखक कहना चाह रहा है कि जो तत्परता है वो हमारा मूल्यवान संपत्ति है, वो विश्वसनीयता प्राप्त होती है और उससे सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं, और जो समय के पाबंद हैं, सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। तो ये क्या है? ये आवश्यक उपादानों में से प्रमुख उपादान है आपका तत्परता। बाकी की कार्य की आर्थिक समझ, जागरूकता, अनुशासन, इन तीनों शब्दों का भी आपकी सफलता में मुख्य अंग हैं और मुख्य कार्य है, लेकिन उनमें से उन उपादानों में से, इन चार उपादानों में से
जो आपका मुख्य शीर्षक के अनुसार उपादान होगा वो तत्परता होगा। गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा है? तो गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है, इससे हम तत्पर होकर काम करते हैं और समय पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। इन्होंने पूछा है गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा है, इसकी उचित व्याख्या कौन करता है? तो ये भी कहता है कि इससे हम तत्पर होकर काम करते हैं और समय पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा आपका विश्वसनीय जो होगा वो ये होगा कि यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। क्यों? क्योंकि वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं। तो जो ज़्यादा सही और सटीक व्याख्या होगी वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सफलता के लिए तत्परता का होना आवश्यक है। अनुशासन में रहकर कार्य समय पर पूरा करके सफलता मिलती है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि 4 में से कोई भी ऑप्शन आपका गलत नहीं है। गद्यांश के अनुसार और क्वेश्चंस के अनुसार यही हम लोग पढ़ने में और उसका आंसर करने में थोड़ी सी गलती हो जाती है, थोड़ी सी भूल हो जाती है और हमारा आंसर गलत हो जाता है कि गद्यांश का उचित संक्षेपण, और उन्होंने उचित पूछा है, बल्कि ये 3 जो और ऑप्शन आपके दिए गए हैं ये गलत नहीं हैं, ये भी उसी गद्यांश से रिलेटेड सारे सही हैं। लेकिन अगर उचित की बात की जाए, मुख्यतः की बात करी जाए, प्रायोरिटी की बात करी जाए, तो ये प्रायोरिटी आपकी इसकी रहेगी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश 2, इसमें 3 ही क्वेश्चंस थे। अब गद्यांश 2 को देखते हैं हम लोग। सॉरी, इसमें क्या है कि पहले हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं ताकि क्वेश्चन से ये पता चल जाता है कि इसमें ये पूछना क्या चाह रहा है, तो उससे आंसर करने में आपको बहुत आसानी होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को एक सरसरी निगाह, बहुत जल्दी स्पीड में देखते हैं कि साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? 4 ऑप्शन है, सपने, विचार, बुद्धि और अवसर। साहसी मनुष्य किसके समान है? भैंस, भेड़, सिंह, जानवर। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? दुनिया को, समाज को, मनुष्यता को, आम आदमी को। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? विवेकशील जीवन को, कमजोरी की, स्वावलंबनपूर्ण हिम्मत की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि आपको अलग से पर्यायवाची पूछेगा, वो पूछेगा ही, यहाँ से भी पर्यायवाची और विलोम शब्द भी पूछ लेता है। कई बार उस शब्द का, कई इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, उसका अर्थ पूछ लेता है। और दूसरी चीज़ कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, आप ये नहीं है और है, इसको तो तुरंत अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि हम ढूंढने लगते हैं कि इसका आंसर क्या है, जबकि इसके अनुसार इसका आंसर वो होगा जो 3 होंगे, 1 नहीं होगा। पर्यायवाची 3 होंगे और 1 नहीं होगा। इसलिए हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, तुरंत अंडरलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे नहीं और सत्य असत्य इन शब्दों का थोड़ा सा इधर से उधर होने पर हमारा क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। पैराग्राफ देखते हैं। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। तो
ध्यान करिए, अगला सवाल क्या पूछा था इन्होंने कि साहसी मनुष्य क्या उदाहरण नहीं लेता, मनुष्य की परवाह की लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है, ये पूछा था। चौथा क्वेश्चन को देखिए आप कि लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है। तो यहां पर इसका आंसर ये रहा, मनुष्य को प्रकाश भी ऐसे आदमी से मिलता है कि ये बगैर दुनिया की असली ताकत होता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता। और एक आंसर आपका ये रहा कि मनुष्य क्या उधार नहीं लेता। अभी यहाँ पर देखिए एक सवाल पूछा था, क्या, पहला ही सवाल है, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता, ये रहा, साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, सपने उधार नहीं लेता। साहसी मनुष्य किसके समान है, इसका भी आगे होगा, ये रहा। आगे पढ़िए, उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है। साहसी मनुष्य किसके समान होता है, सिंह के समान होता है। साहसी मनुष्य सिंह के समान होता है, सपने उधार नहीं लेता। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, साहसी मनुष्य सिंह के समान होता है। साहसी मनुष्य सिंह के समान होता है, जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका, वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उसे बराबर कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। तो यहाँ पर देखिए, मनुष्य की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है, मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। जैसा कि अभी आपको बताया था कि मनुष्यता को भी प्रकाश मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, असली ताकत होता है और मनुष्यता को भी प्रकाश, ऐसे ही आदमी से प्रकाश मिलता है। और क्या था अगला सवाल आपका, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है। तो हिम्मत वाले जीवन को महान बताया है, जो हिम्मत रखते हैं। इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची, अब देखिए, व्यवहारिक का यहाँ पे गद्दान से कोई संबंध नहीं है, यहाँ व्यवहारिक से संबंध है। और व्यवहारिक का आपको पर्यायवाची पता होगा तो आप निकाल लेंगे, नहीं पता होगा तो आप गलती कर बैठेंगे, 4 तो आप वहाँ से निकाल लेंगे। तो व्यवहारिक का जो पर्यायवाची है वो व्यवहारशील होगा, आदर्शवादी रुकते हैं, व्यवहार में लाने के योग्य और व्यवहार कुशल। तो व्यवहारिक का आदर्शवादी नहीं होगा, क्योंकि आदर्शवादी का अनादर्शवादी होता है। और व्यवहारिक का व्यवहारशील होगा, व्यवहार में लाने के योग्य होगा, या व्यवहार कुशल होगा, व्यवहारता पूर्ण होगा। तो ये आपका पर्यायवाची हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा, पूछा क्या है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, आदर्शवादी नहीं है। नेक्स्ट, समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। पहले इसके क्वेश्चन देख लें, समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है। समय का आदर करना ही सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं, वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने
चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। हम चाहे विश्राम कर लें परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? क्योंकि जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं, कभी भी सफल नहीं होते हैं, सदा पीछे रहते हैं। तो इसका आंसर तो आपको वैसे ही दिख रहा होगा कि जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। समय की जो महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। समय की जो महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? उसको संभाल कर रखना, उसे व्यर्थ न करना, उसका अनादर करना, उसे व्यर्थ करना। समय का सदुपयोग का क्या अर्थ होगा? उसे संभाल कर रखना, उसे व्यर्थ न करना, उसका अनादर करना, उसे व्यर्थ करना। जैसा कि आप पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं कि समय का सदुपयोग का क्या अर्थ होगा? उसे व्यर्थ ना करना। क्योंकि अभी ये आपने पढ़ा भी था यहाँ पे देखिए तो आगे बढ़ा कि छात्र जीवन में समय का सदुपयोग कितना है। छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा समय को उसे व्यर्थ ना करना। इसलिए समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए क्योंकि समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं। बहुत मेहनत से मिलता है, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं मिलता। सीधी सी बात, शीर्षक के अनुसार आप देखेंगे कि धन वापस मिल जाएगा पर समय वापस नहीं मिलता। और जो चीज़ कभी वापस नहीं मिलती उसकी वैल्यू करनी चाहिए। तो समय अमूल्य है, मूल्यवान है। निम्न में से कौन सा, इसीलिए हमको समय का सदुपयोग करना चाहिए। और समय सब कुछ है। समय ही व्यक्ति को निर्धारित करता है कि भाई क्या करेगा, उसने अपने समय में कितनी मेहनत की है, कितना संघर्ष किया है। अगर मेहनत की है, संघर्ष किया है तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि वो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के अनुसार सफल जरूर होगा। उसकी मेहनत का उसको ज़रूर मिलता है, देर कितनी भी हो। ये सच्चाई है और यही लेखक इस शीर्षक में कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? ये जरूर देखिए क्योंकि नहीं है पूछा है। सजगता का पर्यायवाची नहीं है। प्रमाद, सतर्कता, चौकन्नापन, होशियारी और प्रमाद। इसका सजगता का पर्यायवाची सतर्कता, चौकन्नापन और होशियारी, चालाक, ये तीनों हो जाएंगे। सतर्कता भी, चौकन्नापन भी और होशियारी भी। और इसका जो नहीं होगा वो होगा प्रमाद। इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताएं। तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? छात्र जीवन और समय। छात्र और समय, छात्र जीवन और समय, छात्र जीवन, समय का अनुपयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्र जीवन और समय। जीवन और समय भी उतना ही सही होगा, लेकिन अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक, अगर उपयुक्त की बात करें तो शीर्षक के अनुसार ये बात ज़्यादा सटीक है कि छात्र जीवन और समय। छात्र जीवन और समय। छात्र जीवन में समय का बहुत मूल्य है।
समय ही सब कुछ है। अगर छात्र जीवन में समय को बर्बाद कर दिया तो आगे पछताना ही है। नेक्स्ट गद्यांश को देखते हैं। अगला गद्यांश आपका गद्यांश नंबर 4, चौथा। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसको प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि से हो गए, आदि से निर्मित साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य व साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए भी सुनते हैं। सॉरी, एक मिनट पानी पी लेते हैं। उपयुक्त क्वेश्चन पढ़िए। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो गद्यांश का शीर्षक बताना है। शीर्षक में क्या रहेगा? जोश, आप देखिए, उत्साह, जोश, घमंड और वीरता। तो उत्साह ये रहा। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है। यहाँ पे आप कहीं भी जोश, वीरता और घमंड जैसे तीनों शब्दों का इस गद्यांश में कहीं पे वर्णन नहीं किया गया है, कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा? उत्साह, ये इसका सही आंसर होगा। इसमें एक ही क्वेश्चन था इस वाले गद्यांश में। नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं एक नज़र ससुरी निगाह से। कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी? तालाब, नदी, समुद्र और कुआं में। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? सेवक, मल्लाह, पथ प्रदर्शक और भाग। तीसरा क्वेश्चन, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी? मंजूषा को लाने की, शिशु को लाने की, सेना को लाने की, राधा को लाने की। चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? चौथा क्वेश्चन आपका, गंगा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? राधा और सेवक, सेना और सेवक, राधा और सेना, सेना और शिशु। अब हम लोग शीर्षक को पढ़ते हैं। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्वेश्चंस के अनुसार इसमें क्या कहना चाह रहा है। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई थी। कहाँ पर? अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई थी। नदी में छोड़कर लौट आई थी। तो आपको पहले सवाल का जवाब तो यही मिल गया, कहाँ छोड़कर आई थी? नदी में छोड़ आई थी। आगे, वह छोटी सी नदी थी, वायु अनुकूल थी, दैव की गति जाना नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई।
इटावा के पास, इटावे नहीं होगा दोस्त, इटावे नहीं, इटावा, इटावा के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है, अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा जी में मिल जाती है, अतः अब यह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न कोई मल्लाह था न पथ प्रदर्शक, भाग उसे स्वयं ही ले जा रहा था। और यहाँ पे दूसरा सवाल क्या है, मंजूषा को कौन ले जा रहा था? तो ना उसके साथ कोई मल्लाह था और ना ही पथ प्रदर्शक। किसके साथ? मंजूषा। तो ये भाग उसे ले जा रहा था, स्वयं ही ले जा रहा था। तो ये दूसरे सवाल का आंसर आपका ये हो गया। इसीलिए क्वेश्चंस को पहले पढ़ने से क्या हो जाता है कि जैसे ही हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि कौन कौन से शब्दों को यहाँ पे, और उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो उसे स्वयं ही ले जा रहा था। कौन ले जा रहा था? भाग। आगे, काशीपुर, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। तो राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी? आए थे, उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटी को जावी की लहरों के साथ कीड़ा करते हुए देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़ कर लाओ। तो उन्होंने क्या आज्ञा दी थी? मंजूषा को लाने की। तो ये तीसरा आंसर अधिरथ ने, राजा तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी? ये आपका, ये देखो लास्ट में आपका आंसर रहा, सेवकों को आज्ञा दी अधिरथ राजा ने, यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़ कर लाओ, मतलब कि मंजूषा को लाने की आज्ञा दी। चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? तो राधा और सेवक, सेना और सेवक। नेक्स्ट है आपका राधा और सेना, सेना और शिशु। तो ये जो अधिरथ, चंपा नगरी के राजा आपके राधा और सेवक के साथ स्नान करने आए थे। ये यहाँ पर आपका गंगा जी के प्रवाह के साथ ये रहे स्त्री राधा और अपने सेवकों के साथ, राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। ये आपका इस चौथे क्वेश्चन का आंसर ये रहा। तो ऐसे दोस्तों अगर हम लोग करेंगे तो बहुत जल्दी, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, और बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे अगर ये हम लोग प्रैक्टिस करते रहे तो। नेक्स्ट है आपका गद्यांश 6। क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले इसके। किससे रहित राज किस काम का? किससे रहित राज किस काम का? ऑप्शन ए अभद्र जनों से, ऑप्शन बी श्रेष्ठ जनों से, ऑप्शन सी प्रियजनों से, ऑप्शन डी शिक्षित जनों से। दूसरा क्वेश्चन है जगत का अर्थ है समाज, संसार, देश और प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 निष्फल का आशय है, ऑप्शन ए अधूरा, ऑप्शन बी फलदायी, ऑप्शन सी सार्थक, ऑप्शन डी व्यर्थ। चौथा क्वेश्चन है सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ, जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना और जीवन को संकट में डालना। इसके साथ हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो गद्यांश पढ़ते हैं, गद्यांश पढ़ने से पता चल जाएगा।
अपने अपने प्रियजनों से रहित राज किस काम का। प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य तेज बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही में फल भी लगाती है। तो किससे रहित राज किस काम का। भद्रजनों से, अपने प्रियजनों से रहित राज किस काम का। अब जब प्रियजनों से राज्य जो है रहित होगा तो अभद्रजनों से, ये रहा प्रियजनों से राज किस काम का। अभद्रजनों से, श्रेष्ठ जनों से, शिक्षित जनों से, प्रियजनों से सॉरी। जगत का अर्थ क्या है। जगत का अर्थ संसार है। समाज, देश, प्रदेश, तो यहाँ पे गद्यांश में कुछ नहीं है। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे पर्यायवाची विलोम शब्द और उसका आशय या अर्थ करके भी गद्यांश से एक सवाल पूछ देते हैं, जो कि हमें गद्यांश के अनुसार और शब्द के अनुसार उसका अर्थ पता होना चाहिए। तो जगत का अर्थ प्रदेश, समाज, देश नहीं होगा, क्या होगा, संसार। निष्फल का आशय क्या होगा। निष्फल का अर्थ होगा अधूरा, फलदायी, सार्थक या व्यर्थ, नहीं व्यर्थ। निष्फल का अर्थ क्या होगा, व्यर्थ। अगला सवाल, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए जीवन को सुखमय बनाना, ऑप्शन बी जीवन को दुखमय बनाना, ऑप्शन सी खेतों की सिंचाई करना, ऑप्शन डी जीवन को संकट में डालना। ये आपका होगा जीवन को सुखमय बनाना। ये आपका आंसर रहा लास्ट में। जब तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वहीं उनमें फल भी लगाती है। कौन सुख के खेतों को हरा भरा प्रफुल्लित करने का अर्थ हुआ जीवन को सुखमय बनाना। अगला गद्यांश, पहला क्वेश्चन है प्राचीन काल में, एक बार क्वेश्चंस को निगाह डाल लेते हैं। प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या है या क्या था। नारी का स्थान क्या था। ऑप्शन ए प्राचीन काल में नारी दासी थी, प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था, नारी को अपमानित किया जाता था, नारी का कोई स्थान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है। नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। ऑप्शन बी नारी को कोई अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी नारी गुलाम थी। ऑप्शन डी नारी का मान सम्मान नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, देश का उद्धार कैसे होगा। ऑप्शन ए नारी अशिक्षित रहेगी तो। ऑप्शन बी युवा वर्ग के मादक द्रव्यों के सेवन करने से। ऑप्शन सी नारी को समान स्थान देने से। ऑप्शन डी किसानों के कर्ज माफ करने से। क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। ऑप्शन ए भारत मेरा देश। ऑप्शन बी नारी तू नारायणी। ऑप्शन सी भारत और गरीबी। ऑप्शन डी मेरे सपनों का भारत। गद्यांश पढ़ते हैं।
प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। ऐसा कहा जाता था कि प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था, अग्रगण्य था। तो इसका ऑप्शन पहले ही दिया है, ये आपका हो जाएगा प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण्य था। ये देखिए ये वाला ऑप्शन, तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं मिल गया। ये देखिए प्राचीन काल में नारी, क्वेश्चन पढ़ने से यही फ़ायदा होता है कि गलत ना होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, ना होने की संभावना ख़त्म हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। क्योंकि गलत यहाँ से वैसे आप पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो ध्यान रहता सब। जैसे कि हम लोगों ने अभी क्वेश्चन पढ़ा था कि प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या है, तो वो ध्यान है। ऑप्शन भी देख लिए, तो प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या है, अग्रगण्य है, जैसे कि ऑप्शन बी में आपका दिया गया। अब आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा। ऐसा कहा जाता था कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। मध्य भारत के काल से नारी का पतन शुरू हुआ। मध्यकाल तक तो नारी दासी या गुलाम बन गई, चार दीवार में कैद हो गई। किंतु 19वीं सदी में राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया पलट दी। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान में अपना कब्जा जमाया है। नारी तू नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया है। तो ये देखिए आपका सवाल था कि नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है। तो यहाँ पे नारी तू नारायणी की व्याख्या पूछी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, आगे पढ़िए, पता चल जाए। वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक रथ के दो पहिए हैं। रथ को सुयोग ढंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलन चाहिए। शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना स्थान जो प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तत्पर रहना चाहिए। तो नारी तू नारायणी का जो व्याख्या है वो क्या हो जाएगी, ये देखिए। नारी तू नारायणी, नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। और ये आपका ये रहा था कि नारी जहाँ नारी की पूजा होती है। और ये आंसर आपका रहा यहाँ। नारी की क्या होती है, नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या हो जाएगी कि नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। देश का उद्धार कैसे होगा, नारी अशिक्षित रहेगी तो युवा वर्ग के मादक द्रव्यों के सेवन करने से, नारी को समान स्थान देने से, या किसानों के कर्ज माफ़ करने से। तो किसानों के कर्ज माफ़ करने वाली पैराग्राफ गंधांश में कोई बात ही नहीं कही गई। नारी अशिक्षित रहेगी इसकी भी नहीं बात की गई, ये तो पूरी तरह गलत ही होगा। युवा वर्ग के मादक, ये भी गलत होगा। तो बचा क्या आपका, नारी को समान स्थान देने से। नारी को समान स्थान देने से। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, ऑप्शन ए भारत मेरा देश, नारी तू नारायणी, भारत और गरीबी, मेरे सपनों का भारत। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका, शीर्षक का गद्यांश होगा नारी तू नारायणी। आपने पूरा शीर्षक पढ़ा और ये शीर्षक नारी की समानता को लेकर, उसकी दुर्दशा को लेकर, या नारी के ऊपर किए गए पहले उसके अधिकारों को जो दबित किया गया, उसको जो सम्मान की जो नहीं दिया गया, या सम्मानों को दबाया गया, या नारी को बिल्कुल ही जैसे कि यहाँ पे बताया है कि 19वीं शताब्दी में इसको जो है वो फिर से राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने इनकी काया ही पलट दी। इनके लिए बहुत कार्य किया, आंदोलन चलाए और महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाए और समानता की बात कही। जबकि मध्य भारत के काल में अगर देखा जाए तो नारी का पतन शुरू हो गया और उनको दासी और गुलाम बनाया जाने लगा और उनको चार दीवारी में कैद कर लिया गया। ऐसा लगने लगा कि नारी जो है वो एक दासी है, गुलाम है।
लेकिन स्वामी विवेकानंद ने और दयानंद और राजा राम मोहन राय ने कई आंदोलन चलाए नारियों के अधिकार के लिए। तो यहाँ पे नारियों के सम्मान की बात की गई है, बराबरी की बात की गई है, उनके अधिकारों की बात की गई है। इसलिए गद्यांश का उच्च शीर्षक क्या हो जाएगा, नारी तू नारायणी, जिसका अर्थ ही है नारी तू नारायणी का नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। इसलिए इसका मुख्य शीर्षक आपसे कहा था कि मुख्य बात को पकड़ना है। मुख्य शब्द को आपने अगर पकड़ लिया तो आप समझ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, शायद यही था ना? एक और नेक्स्ट गद्यांश को देखते हैं। प्रेम की भाषा है अर्थ रहित, भाव रहित, ज्ञान रहित, शब्द रहित। क्वेश्चन नंबर 2, अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? ऑप्शन ए वृक्ष, ऑप्शन बी जंगल, ऑप्शन सी उपवन, ऑप्शन डी पुष्प। क्वेश्चन नंबर 3, यत्न से आशय है भाषण, रत्न, प्रयास या परिश्रम। ये पैराग्राफ थोड़ा ये गद्यांश थोड़ा आपका कठिन होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे। इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि यहाँ गलती करें, एग्जाम हॉल में कोई भी गलती ना हो। और ऐसे पैराग्राफ आपके 5-5 क्वेश्चंस के 2 गद्यांश आएंगे, जिसमें 5-5 क्वेश्चंस आपके दे रहेंगे और ये पोर्शन 10 नंबर का है। तो इसको मजबूत करना और बहुत आसानी से कम समय में, बस आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपकी पूरी प्रैक्टिस करा देंगे। और ये सारे क्वेश्चंस हैं, एक भी ऐसा नहीं है ये आए हुए नहीं है, ये 2018 में पूछा गया सवाल है। ये वाला क्वेश्चन प्रेम की भाषा गद्यांश वाला, ये जो है 2018 में प्रथम पाली में पूछा गया। 2018 में ये प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है, ये वाला गद्यांश। उससे पहले भी जो पूछे गए वो भी 2018 में और 2016 में पूछे गए सवाल है। कहीं युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी में पूछा गया है, कोई जूनियर असिस्टेंट के लिए पूछा गया था जो लिपिक के लिए हुआ था। ये जो अलग अलग विभिन्न एग्जाम में जो पूछे गए हैं आपके, वही पैराग्राफ हैं और इनको आप कर लेंगे। इसके अलावा भी मैं आपको कई पैराग्राफ करवा दूंगा, यहाँ पर गद्यांश को करवा दूंगा और यहाँ से आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कराएंगे और 10 नंबर को सेव एंड सिक्योर कर पाएंगे। आपको अलग से कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई बुक्स और ना कोई चैनल। आप बस मेरे साथ बने रहिए, हम आपका हिंदी, स्टैटिक जीएस एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन जीएस वाला कंप्लीट कराएंगे, जैसा कि आपको बोला था। कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण एक दिन क्लास मिस रही, बाकी आपकी क्लास अपने कंटिन्यू चलेगी। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। आप सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को या जब तक पूरा नहीं देखेंगे वीडियो, तब तक आपको उस बात का अर्थ ही समझ में नहीं आएगा, उसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, इत्मीनान से तैयारी करिए, उसको समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। बेल आइकन भी साथ में दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस वीडियो का तुरंत मिलता रहे और आपकी तैयारी कंटिन्यू बनी रहे। और ये सिर्फ कोई फीस नहीं ले रहे हैं आपसे, बिल्कुल फ्री है, मुफ्त में है ये सेवा। अगला सवाल, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा ऑप्शन ए प्रेम की भाषा, ऑप्शन बी जीवन का अरण्य, ऑप्शन सी सच्चा आचरण, ऑप्शन डी मौन व्याख्यान। इसी के साथ हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि ये प्रेम की भाषा, अरण्य, इन शब्दों का क्या अर्थ है, यत्न से क्या आशा है और इसकी महिमा का वर्णन किया गया। तो ये इन क्वेश्चंस के समझते हैं हम लोग। प्रेम की भाषा का अर्थ, प्रेम की भाषा शब्द रहित है। ये पहले क्वेश्चंस का पहले ही आंसर आपको मिल गया। प्रेम की भाषा पूछी, ये रहा शब्द रहित है। प्रेम की भाषा कैसी है? शब्द रहित है।
नेत्रों की, कपालों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। तो ये जो आंसर उन्होंने क्वेश्चन किया है कि प्रेम की भाषा का अर्थ क्या है, तो प्रेम की भाषा शब्द रहित है, ये आपका आंसर रहा। और नेत्रों की, कपालों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। तो प्रेम की भाषा भी और नेत्रों की, कपालों की, मस्तक की भाषा भी आपकी कैसी है, शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थिति संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से घटा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, या न अंजील से, या न कुरान से, या न धर्म चर्चा से, या न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य, अरण्य का शाब्दिक अर्थ, यहाँ से आपको ये वाला देखना, अरण्य पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार, इसका भी अर्थ पूछा। यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। यत्न से सुनार के छोटे छोटे हथौड़ों की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। कहने का मतलब ये है कि जीवन के बहुत सारे ऐसे शब्द, ऐसी प्रकृति, ऐसा नेचर, ऐसे कर्तव्य और कार्यशैली जो मौन रहते हैं, और उन मौन व्याख्याओं के यत्न से सुनार के छोटे छोटे हथौड़े की जो मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि सुनार के छोटे हथौड़े से जिस तरह चोट मार मार के उसका आकार बदला जाता है, और वो उसमें एक किसी भी चीज़ में सोने के एक मेटल में एक ऐसा रूप और आकार छुपा होता है, कई बहुत सारी हजारों लाखों छोटे छोटे सुनार के द्वारा मारी गई उसके हथौड़े की चोट से उसके आचरण को बता देता है और वो छुपे हुए रूप को निखार देता है। उसी तरह मनुष्य के व्यक्तित्व में, मनुष्य के जीवन में बहुत सारे छोटे बड़े मौन व्याख्यान होते हैं, जिनको इसी तरह उनमें बहुत सारे उसके निखार छुपे होते हैं, उसका व्यक्तित्व और चरित्र छुपा होता है, जो प्रत्यक्ष बाद में प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है, या प्रत्यक्ष उससे झलकता है व्यक्ति, उस मनुष्य के जीवन का जो अर्थ है, मोल है, वो जो छुपा हुआ है। जैसे कि आपका आगे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शब्द रहित। अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अरण्य का शाब्दिक अर्थ, अरे ये तो पिटप अरण्य, अरण्य का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वृक्ष नहीं, उपवन नहीं, पुष्प नहीं, क्या होगा, जंगल। अरण्य का पर्यायवाची भी जंगल होता है, जंगल का अरण्य होता है, जबकि वृक्ष नहीं होता। वृक्ष का अरण्य का शाब्दिक अर्थ वृक्ष भी नहीं होता और उपवन भी नहीं होता, जंगल होता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। यत्न से आशय क्या है? ऑप्शन ए भाषण, ऑप्शन बी रत्न, ऑप्शन सी प्रयास, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी परिश्रम। तो यत्न से आशय है आपका प्रयास करना, यत्न करना। यत्न का मतलब जैसे ये यहाँ से आप अगर आंसर गद्यांश से अगर आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि सुनार के छोटे छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। कहने का तात्पर्य ये कि जब आप एक ही चीज़ को बार बार प्रयासरत रहते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं, और आप बार बार प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें एक आचरण रूप छुपा होता है जो प्रत्यक्ष होता है। जैसे मनुष्य अपने हथौड़े की चोटों से उन छुपे हुए आचरण को प्रत्यक्ष करता है, ऐसे ही व्यक्ति जब बार बार यत्न करता, प्रयास करता है, यत्न का अर्थ होगा प्रयास करना। यत्न का अर्थ होगा प्रयास करना। तो यत्न से क्या आशा है, प्रयास करना। कहते नहीं है कि यत्न करो, प्रयास करो, मतलब प्रयास करो। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? आचरण का, प्रेम का, जीवन का, या फिर
वेद का। लगाइए दिमाग, गद्दांश आपने पढ़ा है, बताइए किसके ऊपर कहना चाह रहा है। ये प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपालों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। कहने का तात्पर्य ये कि ये जो भी बात कर रहा है वो जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थिति संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से घटा जा सकता है। इसका मतलब है कि ये जो उसकी जो महिमा का वर्णन कर रहा है गद्दांश, वो व्यक्ति के आचरण के महिमा की बात कर रहा है, वो आचरण की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचरण। प्रेम, वेद और जीवन, प्रेम को बताकर उसके आचरण को बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर व्याख्या, जो गद्दांश में व्याख्या की जा रही है, लेखक जो कहना चाह रहा है वो एक व्यक्ति के आचरण के संबंध में बात कर रहा है, उसके आचरण को बताना चाह रहा है प्रेम के माध्यम से। अगला सवाल, गद्दांश का उपयुक्त शीर्षक होगा प्रेम की भाषा, जीवन का अरण्य, सच्चा आचरण और मौन व्याख्यान। ये आपका लास्ट गद्दांश है। इसके बाद हम और भी गद्दांश आपको लेकर आएंगे और आपको इतने गद्दांश करवा देंगे, आपका रिवीजन करवा देंगे कि आप यहाँ से अपने 10 नंबर सेव एंड सिक्योर कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। गद्दांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? प्रेम की भाषा या जीवन का अरण्य या सच्चा आचरण या फिर मौन व्याख्यान। गद्दांश का जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो होगा आपका सच्चा आचरण। क्या होगा? सच्चा आचरण। सच्चा आचरण। गद्दांश का जो उपयुक्त शीर्षक होगा क्या होगा? सच्चा आचरण। न कि प्रेम की भाषा और न जीवन का अरण्य और न मौन व्याख्यान। एक शब्द से कई उन शब्दों के सवाल के आंसर जो है वो होते हैं। जैसे कि ऊपर आप देखेंगे तो प्रेम की भाषा शब्द रहित है, तो ये प्रेम की भाषा एक सवाल ही पूछ दिया और उसका अर्थ क्या हुआ? शब्द रहित। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया, तो शीर्षक को इस तरह समझने का प्रयास करें कि वो क्वेश्चंस किस संदर्भ में पूछना चाह रहा है। ऐसे अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आप बहुत कम समय में बहुत जल्दी चीज़ों को बहुत आसानी से यहाँ से गद्दांश से आप अपने 10 क्वेश्चंस आप तैयार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए, घबराइए नहीं। अपने पास जो भी 40-45 दिन का समय है, 45 से 46 दिन का समय है, इतने में ही हम लोगों को तैयारी करनी है, लड़ना है, संघर्ष करना है और हमेशा सोचना है कि आप जीतेंगे। आपको कोई नहीं हरा सकता अगर आप अपने प्रति, अपने काम के प्रति दृढ़ निश्चयी हैं और आप हमेशा कंटिन्यूटी के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि एक दिन काम किया, आप 14 घंटे पढ़े और दूसरे दिन 4 घंटे पढ़े और तीसरे दिन बिल्कुल नहीं पढ़े। ये ना करें। कृपया आप 12 से 13 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ें और उस जो भी पढ़ें उसको बार बार रिवाइज करें। जैसे कि इस वीडियो को हमने आपको दिया, बनाया, इसको 1 घंटे का, इसको आप एक बार और देखिए, 2 बार देखिए। इससे आपको क्वेश्चंस और गद्दांश से कैसे सवाल पूछते हैं और कैसे आंसर निकालते हैं ये बात तब क्लियर होगी। एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जब आप बार बार रिवीजन करते हैं तो उसमें से कई सारी खुद से खोजी गई चीज़ें निकलती हैं जो अपनी क्षमता के अनुसार आप खुद उनको जो है वो समेट लेते हैं और सीख लेते हैं, जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत आसान बनाती हैं और औरों से अलग बनाती हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि ये बार बार बोला जाता है सभी अध्यापकों के द्वारा और हम भी बताते हैं कि आप रिवीजन कीजिए, बजाय बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के आप जो पढ़ें उसका कई बार रिवीजन करें। उससे आप ये सीख जाते हैं कि इसमें हमें क्लू क्या मिल रहा है। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें ढूंढते हैं। जैसे जिस तरह हम साइकिल चलाते चलाते इतने दक्ष हो जाते हैं कि अगर हम कुछ भी मन में सोचते रहें फिर भी हमारी साइकिल चलती रहती है साइड से,
कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक कराने पर ऑटोमेटिक ब्रेक लगा लेते हैं, रोक लेते हैं, स्पीड बढ़ा लेते हैं, कम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, कभी नहीं गिरते हैं। लेकिन जब हम शुरुआती चरण में होते हैं, सीख रहे होते हैं और 1-2 बार चलाए होते हैं, तो पूरा फोकस हमारा पैर मेरे घूम रहे कि नहीं, पैडल चल रहे कि नहीं, हैंडल काँप रहा होता है, हाथ काँप रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये प्रैक्टिस की कमी है। तो यहाँ पे सिर्फ आप, ये सफलता का मूल मंत्र यही है कि रिवीजन करना। हम लोग जितना रिवीजन कर लेंगे, जितना रिवाइज कर लेंगे, उतनी चीज़ें सीख जाएंगे, उतनी चीज़ें निखर कर आ जाएंगी और खुद से सीखेंगे और आप औरों से निश्चित तौर पर अलग होंगे। क्योंकि हर व्यक्ति के पढ़ने का और हर कार्य करने का, हर कार्यशैली का, हर कार्य करने का उसका अलग अनुभव होता है और अलग तरीका होता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे गद्यांशों के साथ। और आप इसके अलावा भी हम आपको स्टैटिक पोर्शन और यूपी स्पेशल और ये सारे पोर्शन, आपको जीएस वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट करा रहे हैं और एक के बाद एक कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हर एक वीडियो आपको पता चलता रहे कि वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।